बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मियोसिस के जो अगले स्टेजेस हैं उनको हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। एंड प्रोफेज 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और जो दूसरा आप कह सकते हैं स्टेप है मियोसिस का, मियोसिस 2, उसको डिस्कस करना। अच्छा, मेटाफेज 1 तो ये वो स्टेज है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। उसके बाद माइटोटिक ऑपरेटस बनता है, काइनेटोकोर फाइबर निकलते हैं और ये काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पोर, और ये जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। ये सारी वो टर्म्स हैं जो हमने माइटोसिस में भी डिस्कस की थी। लेकिन जो हमारा इस आप कह सकते हैं स्टेज में मेन फोकस है, हमने माइटोसिस और मियोसिस का जो बहुत बड़ा डिफरेंस है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है इस फेज के अंदर। यानी आप ये समझ लें कि जो काइनेटोकोर फाइबर है माइटोटिक ऑपरेटस के, वो निकलते हैं और उन्होंने क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच होना है। लेकिन जब यहाँ क्रोमोसोम अरेंज हो रहे होते हैं तो माइटोसिस और मियोसिस के अरेंजमेंट में बहुत फर्क है। माइटोसिस में सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अटैच होते हैं, और मियोसिस में आप कह सकते हैं दो लाइनों में अटैच, एक क्रोमोसोम है और यहाँ पूरा पेयर है। जो सबसे बड़ा फर्क है कि यहाँ एक क्रोमोसोम एक यूनिट और यहाँ दो क्रोमोसोम मिलके एक यूनिट बना रहे हैं इस जगह। तो माइटोसिस में और मियोसिस में पूरा बाइवेलेंट अरेंज होता है मेटाफेज प्लेट पर। तो ये जो जगह है जहां ये अरेंज हो रहा है इसको हम कहते हैं मेटाफेज। या आप कह सकते हैं यहाँ सिंगल मेटाफेज प्लेट बनती है, यहाँ डबल मेटाफेज प्लेट बनती है। तो ये माइटोसिस की अरेंजमेंट है, ये मियोसिस की अरेंजमेंट है। तो यहां पूरा जो बाइवेलेंट है ये यूनिट का काम कर रहा है, और यहां एक क्रोमोसोम वो एक यूनिट बना रहा है। क्लियर? अच्छा, यहां एक और चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, हमने एक प्रोसेस डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, क्रॉसिंग ओवर। उसकी वजह से हम कहते हैं जेनेटिक रीशफलिंग होती है, जेनेटिक रीशफलिंग, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे मैंने यहाँ ड्रा किया है कि सपोज हम कहते हैं जो रेड कलर के हैं ये मदर से आए हैं, ग्रीन कलर के फादर से आए हैं। लेकिन जब ये क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के बाद सेपरेट होते हैं तो ये जो मदर वाला क्रोमोसोम है इस पे कुछ फादर वाले जीन्स भी आ चुके होते हैं। इसको हम कहते हैं जेनेटिक रीशफलिंग। और इस जेनेटिक रीशफलिंग में एक और बहुत बड़ा आप कह सकते हैं प्रोसेस यहाँ मेटाफेज 1 के अंदर हो रहा है, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी बहुत ज्यादा जेनेटिक रीशफलिंग का बायस बनता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं किसी चीज का ऑर्गेनाइज करना। लेकिन इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है कि किसी एक कंडीशन पे वो डिपेंड ना करे। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ हमने जो पहली कंडीशन ड्रा की है, इसमें एक साइड मदर के क्रोमोसोम के लिए रखी है, एक फादर की। अच्छा, अगर ये सेल कि ये वाला हिस्सा एक सेल में जाए और ये वाला हिस्सा दूसरे सेल में जाए, तो ये वाला जो सेल बनेगा इसमें बहुत ज्यादा मदर वाले कैरेक्टर होंगे और थोड़े थोड़े फादर वाले कैरेक्टर होंगे। अगर ये पार्ट जाए जिस सेल में, उसमें फादर वाले कैरेक्टर ज्यादा होंगे और मदर वाले कैरेक्टर बहुत ना होने के या बहुत कम होंगे। यानी यहां भी अगर इन दोनों इसी तरह सेपरेशन हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो बनने वाले गैमीट्स है या बनने वाला जाइगोट है उसमें ज्यादातर आप कह सकते हैं किसके कैरेक्टर, जो गैमीट बनेगा उसमें ज्यादातर इस साइड वाले से मदर वाले और इस साइड वाले से फादर वाले गैमीट्स बनेंगे। यानी आप कह सकते हैं रीशफलिंग होगी सही, लेकिन माइनर सी। लेकिन अगर हम इसको अरेंज इस तरह कर दें कि यहाँ अगर देखें कि एक क्रोमोसोम फादर वाला यहाँ आ गया, दो मदर वाले आ गए, यहाँ दो फादर वाले, अगर अब ये साइड जाएगी तो इसका मतलब है इसमें काफी सारे कैरेक्टर ये क्रोमोसोम लेके जाएगा और कुछ कैरेक्टर आप कह सकते हैं इन क्रोमोसोम के जरिए से आएंगे। तो ये ज्यादा मिक्सचर बन जाएगा और ये ज्यादा मिक्सचर बन जाएगा। पहले ये होता था कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो बने, लेकिन उनमें फिर भी काफी ज्यादा कैरेक्टर किसी एक पेरेंट को डोमिनेट करता। लेकिन जब ये अरेंज होते हैं तो साइड डिसाइडेड नहीं होती, क्या ये साइड मदर वाली होगी, ये यहाँ इंडिपेंडेंटली अरेंज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला क्रोमोसोम जो फादर की तरफ से आया वो इधर भी अरेंज हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये वाला 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 इधर भी। इस जैसे मैंने यहाँ ड्रा किया है कि यहाँ भी इस तरह है कि एक साइड अगर मदर फादर वाली होती
एक मदर वाली होती तो करेक्टर ज्यादा डोमिनेंट करेक्टर एक साइड पे ज्यादा चले जाते, लेकिन यहाँ इंटरमिंगलिंग हुई है, इंटरमिक्सिंग हुई है कि जब क्रोमोसोम अरेंज हो रहे होते हैं तो डिसाइड नहीं किया जाता कि ये मदर वाली साइड है, ये फादर वाली साइड है, यानी कोई भी पेयर का कोई सा भी मेंबर किसी भी साइड पे जा सकता है। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ये पेयर का एक मेंबर फादर का है, ये मदर का है, ये इधर भी आ सकते हैं, ये इधर भी आ सकते हैं। तो जब ये क्रोमोसोम की अरेंजमेंट होगी, क्योंकि आधे क्रोमोसोम ने इधर जाना है और आधे क्रोमोसोम ने इधर जाना है, तो जब वो अगर सारे के सारे एक पेरेंट वाले क्रोमोसोम चले जाएं तो फिर शफलिंग तो हुई है क्रॉसिंग ओवर में, लेकिन इतनी ज्यादा शफलिंग नहीं हुई। लेकिन अगर ये कुछ क्रोमोसोम मदर वाले जाए, कुछ फादर वाले जाए, तो मजीद आप कह सकते हैं रीशफलिंग ऑफ कैरेक्टर होगी और नई बहुत ही ज्यादा डिफरेंट किस्म की वैरायटी है। इस वजह से देखा जाए जब एक इंडिविजुअल या एक बच्चे को हम देखते हैं तो उसमें काफी सारे कैरेक्टर वालिदा वाले होते हैं और काफी सारे कैरेक्टर वालिद वाले होते हैं। ठीक, वो इसी वजह से तो दो बड़े इवेंट हैं मियोसिस के अंदर, एक को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर और दूसरे को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा काज है जेनेटिक रीशफलिंग का, जो गैमीट बनेंगे उसमें एक नई किस्म की वैरायटी आने का। क्लियर? तो यहाँ अरेंजमेंट थोड़ा सा याद रखेंगे कि माइटोसिस में हमेशा सारे क्रोमोसोम एक ही लाइन में हो, चाहे वो फादर वाले हों या मदर वाले हो, लेकिन यहाँ पूरा पेयर अरेंज होता है मेटाफेज प्लेट पे, यानी जो बाइवेलेंट है वो किसका काम कर रहा है? यूनिट का काम। और दूसरी चीज जो हमने यहाँ लिखी है कि यहाँ आप कह सकते हैं जो काइनेटोकोर फाइबर है वो काइनेटोकोर रीजन ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है। अच्छा, उसके बाद एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी उसी तरह है जो हमने माइटोसिस में डिस्कस किया था, और पोलर फाइबर एलोंगेट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर है यहाँ थे कॉन्ट्रैक्ट करके छोटे हो गए, लेकिन जो पोलर फाइबर है वो इलोंगेट कर गए। अच्छा, यहाँ भी डिफरेंस आता है। यहाँ क्या होता है, अगर माइटोसिस की बात करें तो ये क्रोमेटिड से अलहदा होते हैं, क्रोमेटिड। और आपको पता है कि जो हमारे पास क्रोमेटिड होते हैं वो एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती हैं, तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ है वही इंफॉर्मेशन यहाँ है। अगर ये क्रोमेटिड अलहदा हुए, यानी ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो जो इंफॉर्मेशन इधर जा रही है वही इधर जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होगी, जो सेल ये बनेगा और जो सेल ये बनेगा, ये दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। लेकिन यहाँ क्रोमेटिड सेपरेट नहीं, पूरे क्रोमोसोम अलहदा हुए, यानी एक क्रोमोसोम इधर आ गया, एक क्रोमोसोम इधर आ गया, यानी टोटल हमारे पास 6 क्रोमोसोम थे, 6 में से 3 एक इधर आ गए, 3 इधर आ गए। तो इस वजह से चूंकि यहाँ क्रोमोसोम की तादाद आधी रह गई है एक साइड पे, इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कह सकते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि अब हमारे पास ये जो क्रोमेटिड है, जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो ये दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम बन गए। तो इसका मतलब है 6 क्रोमोसोम यहाँ आए, 6 क्रोमोसोम यहाँ आए। फर्क क्या था कि इस सेल के अंदर ये डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आप कह सकते हैं सिंगल स्ट्रक्चर है। तो हमने कहा था ये पिछले जब मियोसिस को स्टार्ट किया था, तो ये हमारे पास डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है, ये भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें कितनी कॉपी? क्रोमेटिड किसको कहा जाता है? कॉपीज को कहा जाता है। तो एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड, लेकिन इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम एक कॉपी, इसमें एक क्रोमोसोम 2 कॉपीज, ये भी। तो आप कह सकते हैं ये 6 के 6 क्रोमोसोम, ये भी 6 के 6 क्रोमोसोम्स है, और दोनों चूंकि कॉपीज अलहदा हुई है तो यहाँ क्रोमेटिड्स अलहदा हुए माइटोसिस में, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम अलहदा हुए, क्रोमेटिड अलहदा नहीं हुए बल्कि क्रोमोसोम अलहदा। यानी टोटल हमारे पास 6 थे, तो 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए। इधर क्या हुआ कि जो हमारे पास 6 क्रोमोसोम थे उनके एक कॉपी इधर चली गई, एक कॉपी इधर चली, तो इस वजह से यहाँ भी 6 क्रोमोसोम आए। यहाँ फर्क है, यहाँ जो क्रोमोसोम आए हैं वो क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी, जिसको क्रोमेटिड कहा जाता है, वो आए। तो इस वजह से जब हम मियोसिस की बात करते हैं, चूंकि यहाँ क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है और यहाँ क्रोमेटिड की तादाद आधी होती है, इस वजह से जो सेल ये बन रहा है वही सेल यहाँ क्या होगा, क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद यहाँ आधी होती है, इस वजह से हम कहते हैं इसमें क्रोमोसोम की जो तादाद है आधी होने की वजह से ये रिडक्शन डिवीजन। यानी अगर मियोसिस में कोई 46 क्रोमोसोम रखने वाला सेल डिवाइड होगा तो मियोसिस की एनाफेज में एक के पास 23 आएंगे, एक के पास 23 आएंगे। लेकिन माइटोसिस में अगर कोई 46 वाला होगा तो 46
इधर आएंगे 46 इधर आएंगे। फर्क ये होगा, ये जो जिसमें माइटोसिस स्टार्ट हुई थी उसमें हर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसमें हर क्रोमोसोम क्या होगा, सिंगल सिंगल क्रोमेटिड रखता होगा। क्लियर? लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें सारे क्रोमोसोम अलग अलग जाते हैं, आधे एक तरफ चले जाते हैं, आधे एक तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ काइनेटोकोर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो पोलर फाइबर है वो इलोंगेट करेंगे। जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम, यहाँ पूरे क्रोमोसोम की बात हो रही है कि पूरे क्रोमोसोम, और हर क्रोमोसोम के पास क्या मौजूद है, 2 क्रोमेटिड मौजूद हैं टू देयर रिस्पेक्टिव पोल, अपने पोल्स की तरफ जाएंगे। नोट, ये बात नोट करनी है, सिस्टर क्रोमेटिड आर नॉट सेपरेटेड। यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड यानी एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड हैं ये सेपरेट नहीं होते, जस्ट लाइक ए माइटोसिस। इस वजह से इसको आल्सो रिडक्शन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ईच पोल रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नहीं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करेगा। टीलोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज होती है कि यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एट ईच पोल न्यूक्लियोलाई दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा कि हमारे पास आधा इस सेल के पास चला जाएगा, आधा इस सेल के पास है, और कंडेंसेशन की, क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन हो जाएगी। मतलब क्या है कि क्रोमोसोम दोबारा क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, मियोसिस 2 जस्ट लाइक ए माइटोसिस है, इस वजह से बुक में इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। बस ये याद रखना कि जब एक नॉर्मल माइटोसिस सेल के अंदर होती है वहां इंटरफेस में डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है, लेकिन यहाँ जब मियोसिस 1 गुजर जाती है तो मियोसिस 1 के फौरन बाद बगैर डुप्लीकेट हुए जेनेटिक मटेरियल अगली डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन चूंकि वो जस्ट लाइक ए माइटोसिस है, इस वजह से जब भी हम ह्यूमन सेल में माइटोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम आधे आधे होते, लेकिन जो मियोसिस 2 है वो जस्ट लाइक ए माइटोसिस है, तो 23 क्रोमोसोम जो है इधर इधर आएंगे। तो यहाँ क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट रही और यहाँ क्रोमोसोम की तादाद हाफ होगी। क्लियर? फिर अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ कि इस 23 और इस 23 में फर्क है कि यहाँ जितने भी क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है, और यहाँ हमारे पास क्या है, सिंगल सिंगल क्रोमेटिड रखने वाले क्रोमोसोम होंगे। क्लियर? यानी जब मियोसिस 2 होगी तो उसमें ये रूल फॉलो होगा, ये वाला और ये वाला रूल फॉलो होगा। हाँ, मियोसिस 1 में ये वाला रूल और ये वाला रूल कि डबल मेटाफेज प्लेट बनेगी और क्रोमोसोम अलग होंगे। माइटोसिस में सारे के सारे एक ही मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होंगे और यहाँ क्रोमेटिड की क्या होगी, सेपरेशन होगी। क्लियर? अच्छा, जिस वक्त हमारे पास माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है, इसको ब्रीफली लिखा हुआ है कि पहले क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, फिर माइटोटिक ऑपरेटस बनेगा, क्रोमोसोम इक्वेटर पे जाएंगे और यहाँ क्रोमेटिड अलग होंगे, क्रोमोसोम अलग नहीं होंगे, क्रोमेटिड अलग होंगे, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे और फिर बाद में जो सेल है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास चारों हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो सेल बने हैं वो डिप्लॉइड के लिहाज से हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड। तो या आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की तादाद हाफ है एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल, और एक पेरेंट सेल जब भी मियोसिस से डिवाइड होगा हमेशा कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। ये कुछ पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल मियोसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें हो रही है, एक क्रॉसिंग ओवर जो प्रोफेज की पेगाइटिन फेज में हो रही है, एक मेटाफेज 1 में जो रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम हो रही है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जेनेटिक, आप कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन का बाइस बन रही है। अब एक छोटा सा आर्टिकल है मियोसिस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, लेकिन उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।